देखो, लास्ट क्लास में हम लोग बायट सवार्ट लॉ और उसका एप्लीकेशन कंप्लीट कर चुके थे। आज के क्लास में हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ और उसके एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली एम्पियर सर्किटल लॉ जब आप यूज करते हैं तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंडीशन दिया हुआ होगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक थ्योरम यूज किए थे, गॉस थ्योरम। ठीक है। उसी तरीके से जब आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर को डील करते हो तो बार्ट सवार्ट इक्वेशन, ये तो एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग करंट एलिमेंट के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। लेकिन वहां पे एक पर्टिकुलर कंडीशन जो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे होता क्या है, उसके लिए हम लोग एक इंटीग्रल फॉर्म यूज करेंगे और वहां से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब देखो ये है क्या एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ ये स्टेट करता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड a closed loop called Amperian loop is mu naught times the total current enclosed by the loop। इसको हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं बी डॉट डी एल, जो कि हो गया आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। ये इसका इक्वेशन है एम्पियर सर्किटल लॉ का। और एम्पियर सर्किटल लॉ को अब हम लोग यूज करके इनफिनाइटली लॉन्ग वायर के लिए, सोलेनॉइड के लिए, टॉरॉइड के लिए और वायर में ही अब इनसाइड द वायर आउटसाइड द वायर, इसके लिए अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे और इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसका जो पहला एप्लीकेशन है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। और याद रखना जब भी हम यहाँ पे वायर का बात कर रहे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट आप कंसिडर करोगे ये एक थिन वायर है। हम लोग थिक वायर का बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थिक वायर के लिए वहां पे फिर हम लोग इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन निकालेंगे। तो अभी हम यहाँ पे सिंपल एक थिन वायर को कंसिडर कर रहे हैं जो इनफिनिटली लॉन्ग है और उसके लिए किसी एक पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो, मान लो एक इनफिनिटली लॉन्ग वायर है जिसमें आई करंट हम लोगों का फ्लो कर रहा है एंड एट सम डिस्टेंस आर, इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है कि यार मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा कितना। लास्ट क्लास में जब बायट सवार्ट लॉ आप लोग डिस्कस किए थे तो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए हम लोग वहां पे एक कंडीशन पुट किए थे और बी का वैल्यू म्यू नॉट आई बाई टू पाई आ रहा था, अगर आपको याद होगा तो। यहाँ पे अब अगर हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करेंगे तो आप करोगे क्या। सबसे पहला कंडीशन याद रखना, ये लॉ तभी अप्लाई होगा जब वहां पे एक आप इमेजिनरी क्लोज्ड लूप को ड्रॉ करते हैं। और ये जो क्लोज्ड लूप आप ड्रॉ करोगे इसका एक नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं एम्पीरियन लूप। जैसे गॉस थ्योरम में हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे,
यहाँ पे हम लोग एक इमेजिनरी क्लोज लूप बनाएंगे या सर्किट बनाएंगे, और इसका नाम हम लोग दे देते हैं एम्पीरियन लूप। तो इस पॉइंट को इनक्लोज करने के लिए, यानी कि जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट को अगर एक एम्पीरियन लूप से हम इनक्लोज करना चाहें, तो हम लोग यहाँ पे एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप को कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये जो लूप हम लोग ड्रॉ किए, यही हम लोगों का एक एम्पीरियन लूप है। अब इस लूप के लिए हम लोग एम्पियर सेकेंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले इस पॉइंट पे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालें, तो राइट हैंड ग्रिप रूल के अकॉर्डिंग ये वायर है, करंट ऊपर जा रहा है, हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड के थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट प्लेस करेंगे, और बाकी का जो फोर फिंगर्स है इसको हम लोग घुमाना चालू करेंगे। तो कर्वेचर ऑफ द फिंगर्स होगा, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा कि ये इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस कंडीशन पॉइंट पी पे हम लोग क्या किए, वायर कंसिडर किए, राइट हैंड लिए, थंब को करंट के डायरेक्शन में प्लेस किए, और क्योंकि पॉइंट इस साइड अलाई कर रहा है, राइट साइड में, तो फिंगर अगर हम लोग कर्व करेंगे तो ये इनसाइड जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये हम लोगों का इनवर्ड गया, और साथ ही साथ इस पॉइंट के लिए अगर हम लोग डीएल का वैल्यू निकालें, ठीक है, जो वहां पे एलिमेंट हम लोग कंसिडर करेंगे, तो एलिमेंट भी हमेशा टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे, तो डीएल भी आपका सेम डायरेक्शन में ही आएगा। तो बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और जो एलिमेंट है डीएल, वो दोनों आपका परपेंडिकुलरली इनवर्ड हो गया, यानी कि बी एंड डीएल आपका पैरेलल हो जाएगा एक दूसरे के साथ। तो जब ये दोनों पैरेलल है तो थीटा का वैल्यू दोनों के बीच में कितना होगा, 0 डिग्री। अब अगर हम सीधा इक्वेशन यूज करें, बी डॉट डीएल, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको हम लोग बी इंटू डी एल इंटू कॉस, और क्योंकि अभी हम तुरंत बता चुके हैं कि बी एंड डी एल दोनों आपका इन द सेम डायरेक्शन है, तो थीटा का वैल्यू हम कितना लेंगे, 0 डिग्री। और ये लूप के अंदर टोटल कितना करंट पास कर रहा है, आई, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे म्यू नॉट इंटू आई। अब क्योंकि ये एक सर्कुलर लूप है, तो फ्रॉम द वायर हर पॉइंट का जो डायरेक्शन होगा, जो डिस्टेंस होगा सॉरी, वो आपका सेम होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे क्या आ गया आपका, सेम। तो मैग्नेटिक फील्ड बीइंग अ कांस्टेंट, इसको आप बाहर ले जाओगे, इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएल का, क्योंकि कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1 के इक्वल। तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। और किसी भी सर्कल में डीएल का जब इंटीग्रेशन आप करोगे तो वो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा। तो डीएल का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 2 पाई आर के इक्वल। तो बी इंटू 2 पाई आर, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। और यहां से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसका वैल्यू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर है। और यही सेम इक्वेशन हम लोग बायर सवार्ट लॉ के लिए अप्लाई किए थे। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, ये लॉ हमेशा एक लॉन्ग वायर के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन एक फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उसके पीछे का रीजन क्या है, अगर ये फाइनाइट लेंथ का होता है, जैसे मान लो इसी पेन को कंसिडर करते हैं कि एक वायर है फाइनाइट लेंथ का, ठीक है, तो इसका जो एंड होगा, ये दोनों एंड, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आपका डाइवर्ज या कन्वर्ज हो रहा होगा, नॉर्थ से बाहर निकल रहा होगा, साउथ में अंदर जा रहा होगा। तो ये एंड एरर के कारण, क्योंकि सिमेट्री फॉर्म नहीं होता, तो एक फाइनाइट वायर के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई हम लोग नहीं करते। एम्पियर सर्किटल लॉ तभी अप्लाई होगा जब वायर आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा, नॉट फॉर अ फाइनाइट वायर। क्यों, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप सीधा बोलोगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे आपका, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू एट द एंड, इसको हम लोग एंड एरर कहते हैं, तो एट द टॉप एंड एट द बॉटम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पे वैरी करना चालू करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको चेंज करना चालू करेगा, तो वो आपका यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, जो इस कंडीशन में हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। तो ये यहाँ पे एक चीज को बस याद रखना,
फाइनाइट लेंथ का अगर वायर दिया होगा तब तो आपको बायर सवार्ट लॉ आप यूज कर लो करंट एलिमेंट को कंसिडर करके। इक्वेशन हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, ब्रैकेट में साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, उस इक्वेशन को आप यूज करके बी का वैल्यू निकालोगे। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो आप यहाँ पे इस डेरिवेशन को कर सकते हो जो कि आपका शॉर्ट भी होगा। ठीक है। अब मान लो इसी में अगर हम तुमको क्वेश्चन दे दे कि एक थिक वायर है और उस थिक वायर में इनसाइड ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड द वायर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, ये वन का बी ही मान लेते हैं। इन केस ऑफ लॉन्ग वायर, लॉन्ग थिक वायर कर देते हैं इसको, थिक वायर। अब यहां पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है इनसाइड द वायर, ऑन द सरफेस ऑफ द वायर एंड आउटसाइड द वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो, सबसे पहला हम लोग इनसाइड द वायर का बात कर रहे हैं। इनसाइड द वायर, मान लो कोई वायर है, एक थिक वायर हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, जिसका रेडियस मान लेते हैं कि ये हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किए। ये एक्सिस है जो सेंटर से पास कर रहा होगा, और एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, पी पॉइंट, जो कि आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, और हम लोगों को इस पॉइंट पे पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा और क्यों आएगा। ठीक है। अगर टोटल करंट इस वायर में आई फ्लो कर रहा है तो ध्यान से देखना, सबसे पहले अगर हमको एम्पियर सेकेंड लॉ अप्लाई करना होगा तो जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हम लोगों को उसको इनक्लोज करना होगा एक लूप से। तो हम लोग यहाँ पे इसको इनक्लोज कर देते हैं, एक एम्पीरियन लूप हम लोग यहाँ पे बना दिए। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में। अब मान लो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है, ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा थ्रू आउट द वायर, और मान लेते हैं ये टोटल करंट हम लोगों का आई है। अब सबसे पहले आपको ये निकालना होगा कि इस लूप के थ्रू, ये जो लूप हम लोग यहाँ पे बनाए हुए हैं, इसके थ्रू कितना करंट आपका पास होगा। आप सिंपली यूनिटरी मेथड को पुट करो और इसको ऐसे सॉल्व करो कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर हम ये पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसिडर करेंगे तो पाई आर स्क्वायर के लिए जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई है, जो टोटल करंट है। तो 1 यूनिट एरिया के लिए जो करंट आपका फ्लो करेगा वो कितने के इक्वल होगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। और ये जो हम लोग एम्पीरियन लूप यहाँ पे कंसिडर किए हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। इसके लिए करंट इनक्लोज का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आई इनक्लोज्ड, आई इनक्लोज्ड, दिस इज इक्वल टू, पाई और पाई कैंसिल आउट हुआ, और हम लोग यहां पे लिख सकते हैं आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। यानी कि इस वाले एम्पीरियन लूप से इतना करंट आपका पास कर रहा होगा, ये जो एम्पीरियन लूप हम लोग कंसिडर किए हैं, इससे इतना करंट पास कर रहा होगा। तो सबसे पहला काम हम लोगों का आई इनक्लोज का वैल्यू निकालना है। अब एम्पियर सेकेंड लॉ को अप्लाई करो यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे, बी डॉट डी एल, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड। यही इक्वेशन फॉलो कर जाएंगे। अगेन सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं जब अभी हम लोग इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए कंसिडर किए थे कि एक सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल दोनों आपका पैरेलल होगा एक दूसरे के साथ, थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 0 डिग्री के इक्वल हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं बी इंटू डी एल इंटू कॉस 0 डिग्री, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड, कॉस जीरो का वैल्यू तो 1 हो गया, एंड क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा उसको बाहर ले आओ, तो बी आपका आ गया बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएल का, म्यू नॉट इनटू, और आई इनक्लोज का वैल्यू यहां से पुट कर दो, आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये वाला वैल्यू पुट कर दिए ना। डीएल का इंटीग्रेशन इस वाले लूप के लिए इसका सरकमफेरेंस के इक्वल होगा, तो बी इंटू 2 पाई इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहां से एक आर कैंसिल आउट होगा, एंड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर के इक्वल आ जाएगा। यानी कि बी का जो वैल्यू होगा, अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी का वैल्यू प्रोपोर्शनल होगा आर के। इसका क्या मतलब हुआ कि फ्रॉम द एक्सिस अगर हम लोग मूव करना चालू करें टुवर्ड्स द सरफेस की तरफ, तो जैसे जैसे आप ऐसे आगे बढ़ना चालू करोगे आर का वैल्यू बढ़ना चालू होगा, और अगर आर का वैल्यू बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होना चालू होगा, आपका इंक्रीज करना चालू करेगा। ठीक है, और इसी में अगर हम कंडीशन पुट कर दे सेकेंड, ऑन द सरफेस के लिए क्या होगा, तो ऑन द सरफेस, जैसे ही ये कंडीशन हम लोग पुट करेंगे, तो ऑन द सरफेस के लिए एक ही जगह चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे कि स्मॉल आर का वैल्यू कितने के इक्वल पुट कर देंगे, कैपिटल आर के इक्वल। अगर हम लोग यहां पे पहुंच जाए ऑन द सरफेस पे, तो फ्रॉम द एक्सिस से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये आपका कैपिटल आर रेडियस के इक्वल होगा। तो देयरफॉर इस इक्वेशन को यूज करते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दो, ये आर कैंसिल आउट होगा, एंड बी इज इक्वल टू, ये कितने के इक्वल आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर के इक्वल आएगा। ये आपका ऑन द सरफेस के लिए मैग्नेटिक फील्ड आया। यहां तक पहले एक चीज समझ लो, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अगर एग्जैक्टली ऑन द एक्सिस आप पुट करते हैं, यानी कि अगर पॉइंट एग्जैक्टली ऑन द एक्सिस अगर रहता, तो स्मॉल आर का वैल्यू 0 होता, उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी आपका 0 होगा। जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर जाना चालू करोगे आर का वैल्यू इंक्रीज होना चालू होगा, और आर का वैल्यू जैसे ही बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होना चालू होगा, आपका इंक्रीज करना चालू करेगा। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होगा। और ये कब तक इंक्रीज करेगा, जब तक आप ऑन द सरफेस ऑफ द वायर नहीं पहुंच जाते। तो ऑन द सरफेस ऑफ द वायर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपका मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे, कि अगर हम लोग आउटसाइड द वायर चले जाते तब क्या होता। तो चलो यहाँ पे उसको भी देख लेते हैं। मान लो कि अब हम लोग एक पॉइंट यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, ये भी आर डिस्टेंस पे है, और हमको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम लोग फिर से यहाँ पे एक लूप ड्रॉ कर देंगे, और इस लूप के लिए अब फिर से हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करते हैं। तो थर्ड, यानी कि सी, आउटसाइड द वायर, आउटसाइड द वायर, इक्वेशन डायरेक्ट यूज कर लो, बी डॉट डी एल, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड बी इंटू डी एल इंटू कॉस 0 डिग्री। कैसे आया ये आपको पता ही है। और ये जो लूप है जो पूरे वायर को इनक्लोज करके रखा हुआ है, इसका मतलब इस लूप के अंदर टोटल करंट आई इनक्लोज हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन क्या पुट कर देंगे, म्यू नॉट इंटू आई, कॉस 0 का वैल्यू 1, बी को बाहर ले जाओ, इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएल का इंटीग्रेशन होगा, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और यहाँ पे डीएल का इंटीग्रेशन कितने के इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर के इक्वल, क्योंकि ये जो एम्पीरियन लूप आपने ड्रॉ किया है इसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर के इक्वल होगा। तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई,
एंड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर हो जाएगा। और इस इक्वेशन से अगर देखोगे तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है आर के। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखना कि जब तक आप फ्रॉम द एक्सिस टू द सरफेस ऑफ द वायर मूव करना चालू करते हो, तब तक मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो साथ ही साथ आपका लीनियर वेरिएशन शो करेगा, बढ़ना चालू करेगा। लेकिन जैसे ही आप ऑन द सरफेस से बाहर की ओर मूव करना चालू करोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड अब आर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और मैग्नेटिक फील्ड आपका डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पे अगर हम ग्राफ से इसको ड्रॉ करना चाहें, मान लो इधर हम लोग ले लिए मैग्नेटिक फील्ड और इधर ले लेते हैं आर, जो हम लोग पोजीशन ले रहे हैं। तो इनिशियली यहाँ पे तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, यहाँ पे बी प्रोपोर्शनल टू आर लिखेंगे। और ये कब तक हम लोग ड्रॉ करेंगे, जब तक स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल ना हो जाए। हम लोग सरफेस पे पहुंच गए, जैसे ही सरफेस से बाहर निकलेंगे, अब ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो बी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के इक्वल होगा। तो ये इसका ग्राफ बनता है मैग्नेटिक फील्ड एंड आर के लिए, एक स्ट्रेट वायर जहां पे आपने इनसाइड ऑन द सरफेस आउटसाइड आप इक्वेशन ड्रॉ करते हो। तो इसमें तीन चीजों को याद रखना। सबसे पहला, एग्जैक्टली एट द एक्सिस ऑफ द वायर मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो होगा, क्योंकि आर का वैल्यू आप जीरो पुट कर देते हैं। फ्रॉम द एक्सिस टू द सरफेस जब आप मूव करना चालू करोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के, वो भी बढ़ना चालू करेगा। लेकिन जैसे ही फ्रॉम द सरफेस आप बाहर निकलना चालू करोगे, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के। तो ये तीन रिलेशन याद रखना, एक प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और जब आर का वैल्यू जीरो आप पुट करोगे दैट इज ऑन द एक्सेस, तो उस कंडीशन में बी का वैल्यू आपका एग्जैक्टली जीरो होगा। बात समझ में आया? तो ये तो हम लोग बात कर लिए एक वायर के लिए। सर, अगर फाइनाइट हाँ, वायर रहेगा तो बायर्स वॉल लॉ यूज करेंगे। हमेशा। अभी ठीक। देखो फिर से को बता देते हैं। जब आप एक इनफाइनाइट वायर यूज करते हो, ठीक है, अ वेरी लॉन्ग वायर, तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्री को शो करता है। क्यों शो करता है, अभी आप तो समझ जाओगे। जैसे आप मान लो एक बार मैग्नेट लेते हो, ठीक है। बार मैग्नेट के कंडीशन में जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हो, तो आप क्या देखते हैं कि उसके जो एंड पे या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कन्वर्ज करता है या तो डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो एंड पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपका वैरी करना चालू करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं एंड इफेक्ट। तो फाइनाइट लेंथ का अगर आपके पास एक वायर है, तो वहां पे आप एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई नहीं करते, क्योंकि ये लैक करता है सिमेट्री को। जबकि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होगा तो वो सिमेट्री को फॉलो करता है, इसलिए आप वहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर सकते हो। फाइनाइट लेंथ के लिए आपको जो बायर सवार्ट लॉ का इक्वेशन है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर ब्रैकेट में साइन फाई टू प्लस साइन फाई वन, जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, आप उसको यूज कर सकते हो। और वहां पे डायरेक्ट फाई वन और फाई टू का वैल्यू पुट करके आप मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये तो इसका पहला एप्लीकेशन था। अब आते हैं इसके सेकेंड एप्लीकेशन पे, जो कि हम लोगों का सोलेनॉइड। सोलेनॉइड पे बेस्ड क्वेश्चन आते ही है, जनरली इसका डेरिवेशन या इस पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल एक आना ही है आप लोगों को क्वेश्चन, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना। सोलेनॉइड होता क्या है, जब आप एक लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर को इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स इस तरीके से घुमाकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हो, तो ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, इसी को हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक है, एक सोलेनॉइड इस तरीके के शेप में रहेगा, है ना। एक लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स इज कॉल्ड सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में कुछ पॉइंट्स याद रखना, जब हम लोग डिटेल में ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पे हम आपको कुछ पॉइंट्स बताए भी थे इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सिर्फ एक रिवीजन के तौर पे आपको हम बता दें कि आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमेशा जीरो होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर का पॉइंट एंड नीचे का पॉइंट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्योंकि अलग होता है। जैसे मान लो कि हम इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो करना चालू किए, तो ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकला,
और मान लो कि ये फ्रॉम द सोलेनॉइड आर सेंटीमीटर पे है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकला, तो आप बोलोगे कि इतना टेस्ला नॉर्थ पोल होगा, एक्स टेस्ला मान लेते हैं नॉर्थ। और अगर आप सोलेनॉइड के नीचे सेम डिस्टेंस पे जाओगे, आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर ज्यादा होगा, तो मैग्नीट्यूड में तो ये भी अभी एक्स टेस्ला ही होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब अंदर ज्यादा है तो ये साउथ पोल बनाएगा। तो नॉर्थ साउथ को क्या करना चालू करेगा, कैंसिल आउट। तो ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे एक पॉइंट होंगे जो उसको क्या कर रहा होगा, कैंसिल आउट कर रहा होगा, नॉर्थ साउथ को कैंसिल आउट करना चालू करेगा। इसलिए आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमेशा जीरो होता है। इनसाइड कितना होगा ये भी हम लोग देखेंगे। बस अभी याद रखना कि इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो अलोंग द एक्सिस होता है, इस डायरेक्शन में। और अगर आउटसाइड हम लोग बात करें तो आउटसाइड बी का वैल्यू जीरो होगा, यहाँ पे भी बी का वैल्यू आपका जीरो होता है, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता देते हैं, लॉन्ग सोलेनॉइड। अब ये लॉन्ग सोलेनॉइड क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आप वहां पे किलोमीटर्स में एक सोलेनॉइड बना दिए तो आप बोल रहे हो कि ये हम लोगों का लॉन्ग सोलेनॉइड है, नहीं। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आप लूप बना रहे हैं उसका रेडियस एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड अगर काफी कम है तो उस कंडीशन में हम लोग उसको एक लॉन्ग सोलेनॉइड कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कि जो ये जो आप सर्कुलर फॉर्म बना रहे हो इसका रेडियस मिलीमीटर्स में है, और जो सोलेनॉइड का लेंथ है ये सेंटीमीटर में है या मीटर में है, तो उस कंडीशन में बिकॉज द लेंथ का जो वैल्यू है एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप का जो वैल्यू है, ये दोनों काफी ज्यादा डिफरेंट है, एक मिलीमीटर में एक का मीटर में या सेंटीमीटर में। तो उस कंडीशन में आप इसको लॉन्ग सोलेनॉइड बोलते हो। तो लॉन्ग सोलेनॉइड का ये मतलब नहीं होता कि आपको एक बहुत लंबा सोलेनॉइड लेना होगा। और इसके पीछे क्यों हम लोग लॉन्ग सोलेनॉइड यूज करते हैं, क्योंकि सोलेनॉइड में भी एंड इफेक्ट आता है। जनरली क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड तो कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म, लेकिन एट द एंड्स मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सडनली चेंज कर जाता है, हाफ हो जाता है कई बार। तो यहाँ पे उसको हम लोग कहते हैं एंड इफेक्ट। तो इस एंड इफेक्ट को हटाने के लिए हम लोग वहां पे एक लॉन्ग सोलेनॉइड को कंसिडर करते हैं कि एंड इफेक्ट हो ही ना, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इनसाइड द सोलेनॉइड क्या बन जाए, आपका कांस्टेंट हो जाए। अब ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितने के इक्वल होगा, ये अब हम लोग यहाँ पे डिराइव करके देखेंगे। देखो, मान लो कि ये हम लोगों के पास एक सोलेनॉइड है, इसमें हम लोग करंट फ्लो करवा रहे हैं आई, और एक एम्पीरियल लूप हम लोग यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एल लेंथ मान लेते हैं, किसका लेंथ हम लोगों का एल के इक्वल है। एल लेंथ का हम लोग एक एम्पीरियल लूप ले लिए और नाम दे देते हैं पॉइंट्स का, ए बी सी डी। अब इस लूप के लिए अगर हम लोग एम्पेयर सेकेंडरी लॉ यूज करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, बी डॉट डी एल दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज, कितना करंट इनक्लोज होगा। और ये पूरा का पूरे लूप को अगर हम चाहें तो इसको हम चार इंडिविजुअल सेगमेंट में सेग्रीगेट कर सकते हैं। कौन कौन, एक तो ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ये चार इंडिविजुअल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देंगे इस कंप्लीट क्लोज लूप को। तो इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम लोग ए बी के लिए बात करते हैं, फॉर ए बी, और हम यहाँ पे अब डॉट प्रोडक्ट का सीधा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, बी डी एल कॉस थीटा प्लस, सेकेंड हम लोग किसको कंसिडर करेंगे, बीसी को, बीसी बी डी एल कॉस थीटा प्लस सी डी बी डी एल कॉस थीटा प्लस, और लास्ट वापस से डी ए के लिए बी डी एल कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, ये जो क्लोज लूप था इस क्लोज लूप को हम लोग इंडिविजुअल पार्ट्स में या साइड्स में ब्रेक करके इक्वेशन लिख दिए। अब फिगर को ध्यान से देखो,
अगर आप यहाँ पे ए बी एंड मैग्नेटिक फील्ड को देखोगे तो ए बी एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, तो थीटा का वैल्यू कितना लोगे? 0 डिग्री। तो फॉर ए बी, बी इंटू डी एल इंटू कॉस 0 डिग्री प्लस, जब आप बीसी का बात करोगे तो बीसी में ये जो बीसी है मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा यहाँ पे। तो फॉर बीसी, बी इंटू डी एल इंटू कॉस 90 डिग्री प्लस सी डी, ये जो लाइन है ये आउटसाइड द सोलेनॉइड लाई कर रहा है, तो जैसे ही आउटसाइड द सोलेनॉइड आए तो आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0, तो फॉर सी डी इसका वैल्यू तो 0 ही हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि बी आउटसाइड इज 0 प्लस, अब आते हैं वापस से डीए पे, तो डीए एंड मैग्नेटिक फील्ड फिर से परपेंडिकुलर है, तो फॉर डीए, बी इंटू डी एल इंटू कॉस 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, ये भी आपका 0 हो गया। इक्वेशन सिर्फ क्या बचेगा? फॉर ए बी, बी इंटू डी एल, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड। अब देखो, यहां तक का इक्वेशन काफी आसान है, सब लोग समझ जाओगे। इसके बाद क्या करना है ये हम आपको दिखा रहे हैं। देख, हम पहले ही बता चुके हैं कि इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपका कांस्टेंट होता है या यूनिफॉर्म। तो बी को बाहर ले जाओ, किसका इंटीग्रेशन होगा? डीएल का। तो बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन होगा डीएल का, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आई इनक्लोज्ड का वैल्यू निकालना, कि यहाँ पे आई इनक्लोज्ड होगा कितने के इक्वल। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और आई इनक्लोज्ड का वैल्यू निकालना चालू करते हैं। लेट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इसको मान लेते हैं स्मॉल एन के इक्वल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लेंथ या टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन, ये जो साइड है ए बी, इसका लेंथ कितने के इक्वल है? एल के इक्वल है। तो एल वायर के लिए अगर हम लोग बात करें, एल यूनिट वायर ये कितने के इक्वल हो जाएगा? तो हम लोग इसको सिंपली लिखेंगे एन इंटू एल। ठीक है, जहां पे एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड लेंथ ऑफ द सर्किट, जो एम्पीरियन सर्किट आप यहाँ पे लिए हो या एम्पीरियन लूप जो आप कंसिडर किए हो वो एल के इक्वल है। तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने इंक्लोज होंगे? एन इंटू एल हो जाएंगे। एक लूप में कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई। तो अगर करंट एक लूप में आई फ्लो कर रहा है तो एनएल नंबर ऑफ लूप में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा? तो टोटल करंट इनक्लोज्ड, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो एन इंटू एल, ये तो आपका हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, इसको हम लोग आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पे हम क्यों ऐसा किए। मान लो एक लूप है, इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब हम एक लूप ऐसे लिए फिर एक लूप और ड्रॉ कर दिए, तो यही 2 एम्पियर करंट इसमें ही फ्लो करेगा, 2 एम्पियर करंट इसमें ही फ्लो करेगा। अब हम बोलेंगे कि इस दोनों में टोटल कितना करंट इनक्लोज है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, हम ये बोल रहे हैं कि इस दोनों में कितना टोटल करंट इनक्लोज है। तो 2 + 2 4 आप बोलोगे। उसी तरीके से अगर हम टर्न्स को एक और बढ़ा दे, 3 टर्न कर दे, तो 2 एम्पियर पहले में भी फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर दूसरे में भी फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर आपका तीसरे में भी फ्लो कर रहा है। तो ये तीनों को मिलाकर जो टोटल करंट होगा वो कितना हो जाएगा? 2 + 2 + 2, यानी कि 6 एम्पियर वहां पे आप लिखोगे। उसी तरीके से अगर एक टर्न में या एक लूप में आई करंट है तो एनएल लूप में कितना करंट होगा? तो एनएल को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, जहां पे आई क्या है आपका? इट इज द करंट फ्लोइंग इन अ सिंगल लूप। तो यहाँ पे हम लोग आई इनक्लोज का वैल्यू निकाल दिए। अब वापस से आते हैं अपने फर्स्ट इक्वेशन पे।
डीएल का जो इंटीग्रेशन होगा वो तो एल के इक्वल होगा, लेंथ ऑफ द एम्पीरियन लूप। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज की जगह इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, एन इंटू एल इंटू आई। यहां से एल और एल कैंसिल आउट हुआ, एंड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई के इक्वल आ जाएगा। यानी कि एक सोलेनॉइड में जो इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट टाइम्स एन आई के इक्वल होगा, जहां पे ये याद रखना कि ये जो एन है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ है। और आप इसको निकालोगे कैसे? तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड के साथ डिवाइड कर दोगे। ये जो कैपिटल एन है ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और कैपिटल एल क्या है? तो ये हो गया हम लोगों का लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है। आप अगर क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन में आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया हो सकता है, वहां पे आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी दिया है। तो ज्यादा अच्छा है कि आप एन का वैल्यू पहले निकाल लो और इक्वेशन में पुट कर दो। और उसमें एक और क्वेश्चन आपको आएगा लेयर्स की, एक सोलेनॉइड में 5 लेयर है और एक लेयर में मान लेते हैं कि 100 टर्न्स है। तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए क्या करोगे? एक लेयर में अगर 100 टर्न्स है और वैसे वैसे 5 लेयर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सिंगल लेयर इनटू नंबर ऑफ लेयर्स, जितना लेयर्स है। तो 100 इंटू 5, 500 टर्न्स आपका आ जाएगा एन का वैल्यू, और उसको आप डिवाइड करोगे लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड के साथ। ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही कि एक सोलेनॉइड है उसमें इतने लेयर्स हैं, ईच लेयर में इतने टर्न्स हैं, तो कैलकुलेट करो अगर इतना करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो आप सिंपली क्या करोगे, एक लेयर में जितने भी टर्न्स है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल नंबर ऑफ लेयर्स के साथ, कितना लेयर किया हुआ है, और उसको आप सोलेनॉइड के लेंथ के साथ डिवाइड कर दोगे। यहाँ से आप स्मॉल एल का वैल्यू निकालोगे और इस इक्वेशन में पुट कर दोगे। और म्यू नॉट आपको पता ही है, परमिएबिलिटी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होता है। आई करंट हो गया और एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये आपका सोलेनॉइड का इक्वेशन है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक बार फिर से हम समझा देते हैं, ध्यान से सुन लो। सोलेनॉइड के लिए दो चीजों को याद रखना। सबसे पहले, आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होगा, एंड इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड आपका कांस्टेंट होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है। दूसरा, लॉन्ग सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट क्या है? तो अगर रेडियस ऑफ द लूप एंड लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, वहां पे दोनों के बीच का अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यानी कि एल का वैल्यू आर के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, तो आप वहां पे उसको लॉन्ग सोलेनॉइड कंसिडर करोगे। और हम लोग लॉन्ग सोलेनॉइड क्यों लेते हैं? टू इग्नोर एंड इफेक्ट, क्योंकि एक शॉर्ट सोलेनॉइड में एट द एंड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं रहता, ये चेंज करता है। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग हमेशा एक लॉन्ग सोलेनॉइड के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब ये कभी नहीं होता कि आपके पास एक बहुत लंबा सोलेनॉइड है। ठीक है। एक छोटा सोलेनॉइड भी अगर है तो वो लॉन्ग सोलेनॉइड के कैटेगरी में आ जाएगा, अगर आपने जो वहां पे टर्न्स दिया है उसका रेडियस लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो। ठीक है। ये इसका डेरिवेशन है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड में नॉट एन आई होगा, जहां पे एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, जिसको आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तो हो गया हम लोगों का सोलेनॉइड। और लास्ट एक है, उसका डेरिवेशन आप लोगों को पढ़ना नहीं है, सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट याद रखना है। टोरॉइडल सोलेनॉइड, जिसको टोरॉइड भी हम लोग बोलते हैं या टोरॉइडल सोलेनॉइड हम लोग बोलते हैं। टोरॉइडल सोलेनॉइड, ये होता क्या है? तो सिंपल वर्ड्स में इसको हम लोग बोल सकते हैं एंडलेस सोलेनॉइड। एंडलेस सोलेनॉइड। इसमें आप करते क्या हो? जैसे मान लो एक वायर लिए, इसको इस तरीके से लूप बनाना चालू किए,
एक तरफ से करंट फ्लो होगा, एक तरफ से करंट आपका बाहर आएगा। ये जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ यही आपका कहला रहा है टोरॉयडल सोलेनॉइड। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है? डेरिवेशन सेम है, डेरिवेशन में जो सोलेनॉइड का डेरिवेशन है वही डेरिवेशन आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो मेन डिफरेंस है उसको याद रखना। सबसे पहला, इस रीजन में यानी कि ये टोरॉयडल सोलेनॉइड के अंदर ये जो रीजन है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होगा। आउटसाइड द टोरॉयडल सोलेनॉइड भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा। तो आप पूछोगे सर तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कहाँ पे? तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इस वाले रीजन में बनेगा, यहाँ पे। ठीक है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और यहाँ पे जो बी का वैल्यू आएगा ये अगेन इसका फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई के ही इक्वल होगा। लेकिन अनलाइक सोलेनॉइड यहाँ पे आप लेंथ वर्ड यूज नहीं करोगे। ये तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास एक सर्कुलर फॉर्म का कोई सर्किट है और अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि उसका लेंथ, तो आप उसका सरकमफेरेंस निकालते हो। तो यहाँ पे भी जो एन का वैल्यू आप निकालोगे तो आप कैपिटल एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को लेंथ ऑफ द सर्कुलर लूप जो सरकमफेरेंस के इक्वल होगा 2 पाई आर, उससे डिवाइड करोगे, ये इक्वेशन यूज करोगे। और इसमें भी एक चीज याद रखना कि ये आर है क्या। तो ये आर एवरेज लिख लेना ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। और आर एवरेज दिस इज इक्वल टू आर आई प्लस आर ओ अपॉन 2। इसका मतलब क्या हुआ? इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस। ठीक है, तो ये दो रेडियस आपको दिया होगा। जैसे मान लो कि आपको दिया हुआ है कि इनर रेडियस 22 सेंटीमीटर है, आउटर रेडियस मान लेते हैं 28 सेंटीमीटर है। तो इस कंडीशन में आपसे फॉर्मूला पूछेगा कि बी का वैल्यू निकालो कितना होगा। तो आप सबसे पहले आर एवरेज निकाल लोगे। आर एवरेज कितना लिखोगे? 22 प्लस 28 बाई 2, ये तो हो गया 50/2, यानी कि 25 सेंटीमीटर। जैसे ही ये आर का वैल्यू आया, अब आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो जहां पे कैपिटल एन हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और 2 पाई आर एवरेज में ये वैल्यू पुट करके आप एन का वैल्यू निकाल लो और यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे ही बस एक डिफरेंस आता है सोलेनॉइड एंड टॉरॉयडल सोलेनॉइड में। तो व्हाट इज द टॉरॉयडल सोलेनॉइड? तो इसको सिंपल वर्ड्स में अगर डिफाइन करना होगा तो बोलना एंडलेस सोलेनॉइड, बिकॉज इट हैज नो एंड्स। दोनों एंड को, मान लो एक सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड को अगर हम टर्न करके इसके एंड्स को मिला दे तो एक सर्कुलर लूप का फॉर्मेशन होगा। दिस क्लोज लूप इज नोन एज टॉरॉयडल सोलेनॉइड। ठीक है, इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है तो याद रखना, हम पहले ही बता चुके हैं। सोलेनॉइड के केस में हम आपको पहले क्या बताए थे, एंड डिफेक्ट होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज करता है वहां पे, एक ऑर्डिनरी सोलेनॉइड में जहां पे हम लॉन्ग सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते हैं। लेकिन टॉरॉयडल सोलेनॉइड में क्योंकि एंड्स होते ही नहीं है तो एंड्स इफेक्ट का बात ही नहीं करते हम लोग। और इसमें इन दिस रीजन इनक्लोज बाय द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। आउटसाइड द टोरॉइडल यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा? तो इस लूप के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड आपका डेवलप करेगा जो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट एन आई के इक्वल। एंड सोलेनॉइड एंड टोरॉइड में एन का वैल्यू बस थोड़ा अंतर होगा। सोलेनॉइड के केस में आप टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को टोटल लेंथ से डिवाइड करते हो, और इस वाले कंडीशन में आप टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को उसके सरकमफेरेंस से डिवाइड करोगे। लेकिन यहाँ पे भी अगर आपको दो रेडियस दिया हुआ होगा, इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस, तो पहले आप उसका एवरेज निकाल लोगे और फिर उस एवरेज रेडियस से आप उसको डिवाइड करोगे। क्लियर है? तो ये तो हो गया आपका एम्पीयर्स सर्किटल लॉ और इसका एप्लीकेशन जो हम लोग कंप्लीट कर लिए। आप लोग न्यूमेरिकल्स बनाना चालू कीजिए, और कोई अगर डाउट होगा तो आप डाउट पूछ सकते हैं। इसमें एक काम और आप लोग कर दीजिएगा, बायर सवार्ट लॉ तो आप लोग बना ही रहे हो, साथ में अब इसके इक्वेशन को भी बना के उसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, दोनों में से क्वेश्चन आते ही हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये खत्म होने के बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे जहां पे हम लोग फोर्स बिटवीन द वायर्स देखेंगे। ठीक है, चल आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।